हेलो बच्चों, आपके अपने कॉन्सेप्ट 2.0 में स्वागत है। एक बार बेटा क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है कि हम लोग पहले मैथ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मैथ। फिर बेटा मैथ के बाद हम लोगों ने कहा था कि जैसे ही मैथ ख़त्म हो जाएगी तुम्हारा पहला चैप्टर, तो फिर इसके बाद बेटा तुम लोगों की साइंस चलेगी। साइंस में क्या चलेगा? फिजिक्स चलेगी। तो सबसे पहले हम ये लोग ये समझते हैं कि बेटा साइंस क्या है और कितने प्रकार से इसको बांटा गया है और इस कितने मार्क्स की आती है, क्या क्या पढ़ना है, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बेटा हम लोग क्लास 10th की विज्ञान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th विज्ञान यानी कि साइंस। तो इसको हिंदी में हम लोग विज्ञान बोलते हैं। समझ रहे हैं? अगर विज्ञान की बात करें क्लास 10th की, तो बेटा टोटल साइंस तो 100 मार्क्स की होती है। कितने की होती है? 100 मार्क्स की होती है। लेकिन बेटा इसमें से 70 मार्क्स तुम लोगों को लिखने होंगे, मतलब टेस्ट देना होगा, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। 30 मार्क्स का क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। 70 नंबर तुम्हें लिखना होगा, यानी कि पढ़ना पड़ेगा उसको। तो बेटा ध्यान देना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि विज्ञान क्या होता है। देखो विज्ञान दो भागों में बटा है। एक तो वी शब्द है और दूसरा ज्ञान शब्द है। अगर वी की बात करें तो विशेष, समझ आया, और ज्ञान की बात करें तो अध्ययन। जब किसी विषय में मतलब विशेष अध्ययन करते हैं, जब किसी विषय में विशेष अध्ययन करते हैं या गहराई से अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्या कहलाता है? विज्ञान। बड़ा विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है क्लास 10th के हिसाब से। विज्ञान को क्लास 10th के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। बेटा इंट्रोडक्शन देख लो, फिर हम लोग समझेंगे आगे चीज़ें, मतलब कि कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, सब कुछ स्टेप बाय पढ़ेंगे। पहले ये देख लो क्या क्या आता है और किस तरीके से आता है, कौन कौन से चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो बेटा भौतिक विज्ञान होता है और दूसरा होता है रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान। और तीसरा होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। यानी कि क्लास 10th में साइंस को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब इन्हीं 70 मार्क्स में से डिवाइड हो जाता है। ये कभी कभी बेटा 22 से 24 मार्क्स का आता है, कभी कभी 25 मार्क्स का भी आता है। समझ आए क्या? बोलो बोलो। इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा। चलो देखो, इंग्लिश में बोलते बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री। समझ आए? जीव विज्ञान को बोलेंगे बायोलॉजी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा ये ध्यान दो बेटा, ये 22 से 24 मार्क्स का, ये भी लगभग 23 से 24 या 25 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेट आएगी। मतलब ऐसा हम 100% नहीं कह सकते कि इतना ही क्या आएगा। बेटा ये वेरी करता है, कभी कभी 23 से 24, कभी कभी 20 से 22, कभी कभी 24 से 25, ऐसे घूमता है। मतलब 20 प्लस ही आते हैं। इन दोनों के मार्क्स हमेशा 20 प्लस का ही आता है। नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा। डे 1 है ना सर? हाँ बेटा डे 1 है, पहला दिन है। पहले दिन नहीं है, साइंस का पहला दिन है। सॉरी, साइंस का पहला दिन है। और मैथ का शायद 2-3 दिन हो गए। मैथ कब से चालू हुई थी? हमको लगता है 3 तारीख से। मैथ 3 तारीख से चालू हुई थी। 3 को पढ़ाया, 4 को पढ़ाया, बीच में कुछ संडे वनडे पढ़े, उसको छोड़ करके बेटा ये मान लो 9 तारीख तक पढ़ाया। और फिर आज 10 तारीख है शायद कि 11 है, आज 11 है, 10 तक पढ़ाया था। 11 तारीख से तुम लोगों की साइंस चालू हुई है, ये मान के चलो।
मैं 11th में आ गया। हाँ बेटा तुम 11th में आ गए हो, परेशान ना हो। तुम लोगों का जैसा ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के जस्ट बाद 11th की पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, सॉरी पूरी फिजिक्स और पूरी मैथ हम पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन अभी तब तक रेस्ट करो जब तक तुम लोगों का रिजल्ट नहीं आ जाता। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 5 दिन बाद तुम लोगों का कोर्स अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में 23 से 24 मार्क्स का, ये भी बेटा 22 से 24 मार्क्स का लगभग तुम्हारा बायोलॉजी भी वेरी करेगा। नहीं समझ रहा? अब हमें ये समझना जरूरी है कि भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और रसायन विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जीव विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इसी चैनल में, हाँ बेटा इसी चैनल में पढ़ाया जाएगा, इसी चैनल में पढ़ाया जाएगा तुम्हें फिजिक्स और मैथ दोनों। समझ आए? अगर जो बच्चे केवल बायो लिए हैं उनको फिजिक्स पढ़ सकते हैं, समझ आए? तो एक तरफ से पढ़ाया जाएगा पूरा 11th का कोर्स। हाँ बेटा 11th का कोर्स, ध्यान दो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके पहले ये समझ लो बेटा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहे हैं कि बेटा एक ऐप है कॉन्सेप्टपुर, वो इस कोचिंग का ही है। इस ऐप को जा कर के डाउनलोड कर लो और उस ऐप में बेटा 2 बैच हैं। एक बैच है सारथी, एक बैच है सारथी और दूसरा बैच है कृष्णा। अगर सारथी बैच की बात करें तो ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, प्लस मैथ भी पढ़ाई जाएगी। इसके अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस ओनली 349 है। और अगर अभी खरीदोगे आशीष 99 ये कूपन अप्लाई करने के बाद, तो बेटा इसमें कुछ % का ऑफ मिलेगा। अब कितना ऑफ मिलता है ये डालोगे तो पता चल जाएगा। और कृष्णा बैच बेटा क्लास 10th, ये क्लास 12th के लिए है। कृष्णा बैच क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पर बेटा फिजिक्स पढ़ाई जा रही है और प्लस मैथ पढ़ाई जा रही है। इसका जो कोर्स का प्राइस है वो 549 है। 10% ऑफ करोगे तो लगभग 50 रुपये का ऑफ मिलेगा, समझ आया? और यही अप्लाई करोगे कूपन। तो दूसरी बात, अगर केवल फिजिक्स लेना चाहते हो तो केवल फिजिक्स ले सकते हो, केवल मैथ लेना चाहते हो तो मैथ ले सकते हो। ये बेटा थोड़ा मेरे बैकअप यानी कि मेरे इस प्ले स्टोर का प्रमोशन था। इसको चाहो तो ये कोर्स परचेज कर सकते हो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी ज़रूरी है बेटा, वो अपना ही है तो अपनी चीज़ का तो प्रमोशन करना ही चाहिए, बताना चाहिए, ऐड करना चाहिए ना। चलो तो बेटा अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो कि हम लोग पढ़ेंगे भी। और दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा चैप्टर बेटा प्रिज्म एवं मानव नेत्र। प्रिज्म एवं मानव नेत्र। इसके पहले बेटा थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं क्योंकि क्लियर नहीं चल रहा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही। 1 मिनट को, इंक कहाँ गया? गिर गया क्या नीचे? 1 मिनट जाओ बेटा, इंक डाल लेते हैं वरना चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। चलो हाँ देखते हैं। तो बेटा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र एवं प्रिज्म। और अगला चैप्टर की अगर बात करें तो विद्युत धारा। क्या है बेटा? वैद्युत धारा। ये भी बढ़िया चैप्टर है। अगर इसके बाद बात करें तो चुंबकीय गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व बोल दो। क्या बोल दो? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो बेटा यहाँ ये 5 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, समझ आया? केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे?
पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। बेटा दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण, समझ आए? और अगर तीसरे चैप्टर की बात करें तो बेटा तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। धातु एवं अधातु, क्लियर हुआ? अगर चौथे चैप्टर की बात करें तो बेटा चौथा चैप्टर है कार्बनिक यौगिक एवं रसायन। कार्बनिक यौगिक एवं रसायन। तो 4 चैप्टर हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में 5, वैसे फिजिक्स में भी 4 ही चैप्टर हैं, और केमिस्ट्री में 4 चैप्टर, समझ आए? अब हम लोग बायो देख लेते हैं। तो बायो में बेटा पहला चैप्टर क्या है, ध्यान दो। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है? पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, बढ़िया चैप्टर है। और जो दूसरा चैप्टर है वो जंतुओं का नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है बेटा? जंतुओं का नियंत्रण एवं समन्वय। ये जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा बेटा। कुल मिलाकर के हम हार्मोन्स वाला चैप्टर कह सकते हैं, ग्रंथियों वाला चैप्टर कह सकते हैं। समझ आया? नहीं समझ आया क्या? अगला चैप्टर है प्रजनन और आनुवंशिकता। क्या बेटा? प्रजनन। और अगला चैप्टर है आनुवंशिकता। एक चैप्टर और बचा है, जेनेटिक्स बोलते हैं इसको बेटा, समझ आया? इसको जेनेटिक्स बोलते हैं। एक चैप्टर और है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, प्राकृतिक घटना। ये बेटा ये नहीं कह सकते कि बायोलॉजी का ही है, ये पर्यावरण का है। प्राकृतिक घटनाएं, इन्वायरमेंट, प्राकृतिक घटनाएं। इसको हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, मतलब इस सेक्शन में पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं, किसी में पढ़ सकते हैं। ये है तुम लोगों का सिलेबस बेटा। ये कुछ इस मार्क्स के आते हैं, ध्यान देना। ये सारे जब चैप्टर क्लियर करोगे तब चीज़ें समझ आएंगी। और ये हम सबसे अच्छी बात कि ये सारे चैप्टर पढ़ाएंगे। बस एक क्लियर याद रखना कि बेटा जो तुम्हें इसके न्यूमेरिकल पढ़ाए जाएंगे वो केवल ऐप में होंगे, ठीक है? और बेटा बाकी जो थ्योरी है वो तुम्हारी पूरी यूट्यूब में मिलेगी। यूट्यूब में भी, ऐप में, दोनों मिलेगी। लेकिन जो केवल ऐप, जो न्यूमेरिकल है वो केवल ऐप में मिलेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला चैप्टर कौन सा? प्रकाश का परावर्तन। तो आज से हम लोग साइंस का शुभारंभ करते हैं। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा उसके जस्ट बाद, वैसे कि हम ये दोनों चैप्टर एक साथ ले लेंगे, ये वाला और ये वाला, चाहे अलग अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस इस तरीके से पढ़ना है कि सारी चीज़ें क्लियर हों, समझ आए? तो पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। तो अब इसको हटा दें। उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन क्लियर समझ आया होगा बेटा। पूरे साइंस के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो चलो तो जो बेटा सेक्शन है वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो सेक्शन क्या है? भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। बेटा शेयर करते रहना, ठीक है? और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो बेटा सबसे पहली हेडिंग बनेगी प्रकाश। क्या बनेगी? प्रकाश। प्रकाश पढ़ाने के पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लगी है। पानी ले आओ जरा, पानी ले आओ जरा, प्यास लगी। लेने नहीं गए? लेने नहीं गए पानी? कहाँ गए?
नहीं देखो आ रहा होगा, 1 मिनट रुक जाओ। चलो बेटा, पानी ला रहा है वो, थोड़ा बाहर निकल गया, तब तक हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के पहले हमें प्रकाश पता होना चाहिए। प्रकाश क्या है, ध्यान दो। प्रकाश एक विकिरण है, यह एक विकिरण है, यह एक विकिरण है, विकिरण है जो आँखों को संवेदित करता है, जो आँखों को संवेदित करता है। बेटा जरा समझने का प्रयास करना, 1 मिनट ध्यान से। यह एक विकिरण है, विकिरण का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। बेटा जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में कार्य करता है। जब कोई आवेश होता है तो वो गति करता है। हेलो सर, हेलो बेटा। वो आवेश क्या करता है, गति करता है। कभी कभी स्थिर भी हो सकता है। आवेश कैसा हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है, और आवेश गति में भी हो सकता है। लेकिन जब गति होगा तो बेटा गति 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो नियत गति हो सकती है और एक तो अनियत गति हो सकती है। बेटा यदि कोई आवेश स्थिर है, ध्यान दो। सर नया बैच चालू हो गया क्या? हाँ बेटा हाई स्कूल का और 12th का नया बैच चालू हो गया है। 11th का और 9th का, ये दोनों बैच बेटा तुम लोगों के एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट होंगे। यानी कि जब तुम लोगों का वो वाला एग्ज़ाम आएगा, क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, क्या नाम है, सॉरी, ये जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए, इन बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा, इन रिजल्ट के बाद फर्स्ट ईयर का और 9th का बैच चालू होगा। और जो 12th वाले बच्चे हैं और जो 10th वाले बच्चे हैं, उन बच्चों का ऑलरेडी कोर्स रनिंग में है। चलो देखते हैं। यदि कोई आवेश स्थिर है तो बेटा केवल आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समझने का प्रयास करना। और यदि कोई आवेश नियत वेग से गतिमान है, नियत वेग से गतिमान का मतलब क्या है? एक समान चाल से बढ़ रहा है। अगर कोई आवेश एक समान चाल से आगे की ओर बढ़ रहा है तो बेटा वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ के साथ चुंबकीय क्षेत्र। अभी समझा रहे हैं, परेशान हो। और जब कोई आवेश अनियत वेग से गतिमान होगा, कैसे बेटा? जब कोई आवेश अनियत वेग से गतिमान होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, प्लस ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। और इन तीनों के संगम को, इन तीनों के मिश्रण को हम लोग विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकिरण। इसी विकिरण को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें भी बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें भी, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी बोलते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंग है, या प्रकाश एक विकिरण है। एक शब्द में बोलें तो विकिरण का मतलब क्या होता है? वह प्रकाश जो ऊर्जा भी उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, विकिरण कहलाता है। वह किरण जो ऊर्जा उत्पन्न करती है और प्रकाश वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? विकिरण। नहीं समझ आया? विकिरण को ही हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यह एक विकिरण है, या फिर ऐसा कह दो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है। इसके बाद जो आंखों को संवेदित करता है, संवेदित का मतलब परेशान करता है, मतलब डिस्टर्ब करता है। जैसे मान लो प्रकाश की तरफ हम देखेंगे तो आंखें झिलमिलाने लगेंगी, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा, आंखें बंद होने का प्रयास करेंगी। तो संवेदित करती हैं। संवेदित का मतलब परेशान करती हैं कहीं ना कहीं। समझ आया? आगे देखते हैं। प्रकाश एक विकिरण है जो आंखों को संवेदित करता है, या फिर यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो आंखों को संवेदित करता है। बट दूसरा पॉइंट क्या है? यह ऊर्जा का स्रोत है।
यह ऊर्जा का स्रोत है। ये ऊर्जा का क्या है बेटा? स्रोत है। मतलब इसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि जब कहीं प्रकाश आ रहा होगा तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी। ऐसे नहीं, ऐसे सुनो, सौर ऊर्जा सुना है बेटा? सौर मतलब सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आ रहा है, सौर ऊर्जा प्रकाश को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये ऊर्जा का भी स्रोत है, प्रकाश भी मिलता है इससे, समझ आए? ऊर्जा भी मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके कारण वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। वस्तुओं को भी देखा जा सकता है, समझ आए? इसके कारण वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। लेकिन बेटा ये याद रखना, वस्तुओं को देखने के लिए केवल प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश के साथ साथ आँखों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पता चले आँख ही नहीं है तो हम प्रकाश कैसे देख पाएंगे, सॉरी वस्तुएं कैसे देख पाएंगे? तो वस्तुओं को देखने के लिए आँखों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आँख भी होनी चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए, तब रिफ्लेक्शन की वजह से हमें बस प्रकाश क्या होती है? दिखाई देती है, सॉरी वस्तु दिखाई देती है। नहीं समझ आया? अगला पॉइंट है प्रकाश को नहीं देखा जा सकता। प्रकाश को नहीं देखा जा सकता। प्रकाश को नहीं देखा जा सकता। अब पॉइंट ये आता है कि सर जी प्रकाश को क्यों नहीं देखा जा सकता? सुनो बेटा हम समझाते हैं। इसके पहले ये पता करो प्रकाश की चाल कितनी होती है। अगर प्रकाश की चाल की बात करें निर्वात में, कहाँ पर? निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बोलो ना, मीटर प्रति सेकंड होती है। ये कह दो या फिर ये कह दो कि बेटा देखो एक किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। तो अगर हम 1000 का भाग दे देंगे तो बेटा 3 0 से 3 0 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो कभी कभी अगर पूछ ले कि किलोमीटर में बताओ तो बेटा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अब जरा सुनो इसका मतलब क्या है। 3 × 10⁸ का मतलब है कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश चला जाता है 1 सेकंड में। और इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 3 × 10⁵ किलोमीटर चला जाता है। बेटा 3 × 10⁵ किलोमीटर का मतलब क्या है? देखो 5 0 बना दो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख। तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाता है। पलक झपकते ही 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाता है। तो अब हम ये समझाते हैं कि प्रकाश दिखाई क्यों नहीं देता। समझो जरा। जैसे मान लो 2 मिनट के लिए कि बेटा ये तुम्हारा मार्कर है, इस मार्कर को हम ऐसे करें, कितनी चाल हो सकती है? 10 15 हो सकती है। अगर इस मार्कर को हम ऐसे करें कितनी चाल होगी? मुश्किल के 20 25 होगी, नहीं होगी क्या? अब इस मार्कर को हम ऐसे करें कितनी चाल हो सकती है? 15 20। और तेज कर दो बेटा 100 200, और तेज कर दो 1000 2000। कुल मिलाकर के जो हम ऐसे कर रहे हैं तो 1000 2000 चाल होगी। और क्या तुम्हें दिखाई देगी? क्या मार्कर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। जब मार्कर ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है तो अब ये जरा सोच के देखो कि प्रकाश तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाता है। तो हमें कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है, इसलिए प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की चाल बहुत अधिक होने के कारण प्रकाश दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। समझ आए बेटा? वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं प्रकाश के हिसाब से। वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कुछ होती हैं दीप्त वस्तुएं
दीप्त वस्तुएं और कुछ होती हैं अदीप्त वस्तुएं। समझ आया? अगर बेटा दीप्त वस्तुओं की बात करें तो वे वस्तुएं जो प्रकाश का स्रोत होती हैं, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, टॉर्च हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ETC। नहीं समझ आया क्या? सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, ETC। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश का स्रोत नहीं होती हैं, जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, ETC। मतलब जो प्रकाश नहीं दिखते थे। हम लोग भी क्या है? अदीप्त हैं। क्या है? अदीप्त हैं। नहीं समझ आया क्या? तो क्लियर हुआ कि नहीं हो बेटा? तो यहाँ तक ये समझ आया कि प्रकाश एक विकिरण है जो आंखों को संवेदित करता है। यह ऊर्जा का स्रोत है। इसके कारण वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देखा जा सकता। इसकी चाल, अरे तो डाटा चल रहा होगा, डाटा चलेगा, मोबाइल डाटा चलने लगा होगा। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बस स्टार्ट हो रहा है, उसको चालू कर दो टीवी को। रहने दो, चलो ठीक है। कितना टाइम हो गया? 50। चलो 10 मिनट को पढ़ाना है, 2-4 मिनट बस। बस ठीक। अरे रख लो, वहीं पर रख लो, चलने लगे तो बता देना बेटा। 1 मिनट रुक जाओ, बस चालू करते हैं। ध्यान दो, वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं, मेज, कुर्सी, ETC। जो दीप्त वस्तुएं होती हैं बेटा, कौन सी? कौन कौन के गति के आधार पर भी वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बेटा पारदर्शी वस्तु। क्या होती है? कुछ वस्तुएं होती हैं पारदर्शी वस्तुएं। कैसी होती हैं? पारदर्शी वस्तुएं। और कुछ होती हैं अपारदर्शी वस्तुएं। कैसी होती हैं? अपारदर्शी वस्तुएं। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश को आर पार जाने देती है। जो प्रकाश को आर पार जाने देती हैं, जो कहती हैं कि निकल जाओ भैया, निकल जाओ, चले जाओ, मतलब जो प्रकाश को जाने देंगी वो कैसी होंगी? पारदर्शी वस्तुएं। जैसे बेटा एक कांच का ग्लास, ये देखो मेरा चश्मा है, मेरा ये चश्मा है। इस चश्मा को बेटा अगर तुम लगाओगे, देखो ये चश्मा है, अगर इस चश्मा को लगाओगे तो ये जो चश्मा है ये बेटा कैसा है? ये पारदर्शी है, तभी तो हम इसके आर पार देख पा रहे हैं ना। नहीं समझ आया क्या? ये चश्मा कैसा है? पारदर्शी है, इसलिए आर पार देख पा रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारी बेटा पॉलीथीन हो गई, वो भी पारदर्शी होती है। क्या बेटा ये पारदर्शी है क्या? अगर हम इसकी बात करें, ये बॉक्स अब दिख रहा है आर पार? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कैसी है? अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश को, या ये देखते रहे ना कि दिख रहा है नहीं दिख रहा, कट तो नहीं रहा, जो प्रकाश को आर पार नहीं जाने देती। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है बेटा? वे वस्तुएं जो प्रकाश को आर पार नहीं जाने देती क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं।
बेटा पारदर्शी वस्तु में क्या होते हैं, जो प्रकाश को आर पार जाने देती हैं। सुनो, जब प्रकाश आर पार चला जाता है तो अपवर्तन की घटना होती है। किसकी घटना होती है? अपवर्तन की घटना, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश वस्तु को भेद कर आर पार निकल जाएगा, यानी कि जैसे कांच से भेद कर निकल जाएगा, पानी से बेटा गुजर जाता है, पानी से भी प्रकाश क्या होता है, गुजर कर चला जाता है। तो पानी के कारण भी प्रकाश का अपवर्तन होगा। और जहां पर प्रकाश वस्तु को भेद कर आर पार नहीं जा पाएगा तो इसका मतलब उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। अगर उसी दिशा में वापस लौट जाएगा तो बेटा परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन की घटना होगी। किसकी घटना होगी? परावर्तन की घटना होगी। जैसे बेटा इस बोर्ड पे अगर प्रकाश पड़ेगा तो उधर न जा करके ये इस तरफ लौट आएगा, तो ये किसकी घटना होगी? परावर्तन की घटना होगी। समझ आया? तो बेटा हम लोगों को पढ़ना क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु का मतलब दर्पण। दर्पण का मतलब शीशा। शीशा तुमने देखा होगा, शीशा में एक तरफ पॉलिश होती है, मतलब पेंट होता है, दूसरी तरफ चिकना होता है, वो दर्पण का काम करता है। किसका काम करता है? दर्पण का। तो बेटा उम्मीद है कि ये प्रकाश क्लियर होगा, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो बेटा कल कमेंट करके बताओगे सारे बच्चे इस वीडियो में कि हाँ सर जी क्लियर हुआ है, और अगला वीडियो लेकर के आइए, हम सब लोग तैयार हैं। ठीक है? तो बेटा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कल फिर हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, और फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन को। तो कल बेटा हम लोग प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे बेहतरीन ढंग से। आज हम लोगों ने प्रकाश की परिभाषा भी पढ़ ली है, प्रकाश के गुण भी पढ़ लिए हैं, और कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? कल से हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन को। प्रकाश का परावर्तन बेहतरीन चैप्टर है। फिर पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन को, फिर इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर बेटा हम लोग मैथ में चलेंगे। मैथ में पढ़ेंगे बहुपद, यानी कि अल्टरनेट। एक चैप्टर मैथ का, फिर एक चैप्टर साइंस का। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों होगी। ठीक है? तो बेटा एक काम तुम्हारा है, क्लास को शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। अगर कोई